ओके। लोग हम लोग सर्जरी में इस समय हम लोग जो एनस और रेक्टम है, यानी कि जो एनल कैनाल और रेक्टम, हम लोग इस पार्ट की हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसमें जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे, इसमें हिमराइड्स की हम लोग बात किए थे, यानी कि पाइल्स की हम लोग बातें किए थे। और इसके बाद जो हम लोगों को इसमें देखना है, दैट इज एनोरेक्टल एब्सेस, एनोरेक्टल एब्सेस। और एनोरेक्टल एब्सेस के बाद फिस्चुला, फिस्चुला और फिशर, फिशर। ठीक है, फिशर इन एनस और फिस्चुला इन एनस। तो ये पार्ट्स हम लोगों को देखने हैं, जिसमें आज जो हम लोग बात शुरू करेंगे वो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, एनोरेक्टल एब्सेस, और फिर आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एनोरेक्टल एब्सेस। एनो, एनो का मतलब एनस, और रेक्टम, एनोरेक्टल, एनोरेक्टल एब्सेस। एब्सेस का मतलब होता है बॉयल्स, फोड़ा फुंसी, फोड़ा फुंसी। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि देयर इज एब्सेस। एब्सेस का मतलब जैसे फोड़ा फुंसी, बॉयल्स, फॉर्मेशन, बॉयल फॉर्मेशन occurs occurs near रेक्टम, रेक्टम या एनस। ठीक है, एनस की जगह हम लोग एनल कैनाल शब्द यूज करेंगे। एनल कैनाल जो सर्जरी का शब्द है। तो ये बात आती है कि ये है क्या। तो जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये इंटेस्टीन है, ये आते हैं, और ये बड़ी आंत का ये डिसेंडिंग कोलन है। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट, जैसे ये रेक्टम है, और उसके बाद यहाँ पे ये एनस है, ये एनस है, और ये जो है ये रेक्टम है, रेक्टम। इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा करके जब देखते हैं तो ये एनस, ठीक है, और ये जैसे यहाँ तक ये रेक्टम, और फिर यहाँ से एनस। ठीक है, तो ये जो है ये एनोरेक्टल जंक्शन है, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे रेक्टम है, और उसके नीचे यहाँ पे एनस है। और यहाँ पे यहाँ पे जैसे स्किन होती है, स्किन, और स्किन के बाद यहाँ पे इंस्फिंक्टर्स होते हैं, इंस्फिंक्टर। तो अभी हम लोग इंस्फिंक्टर की बात कर रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पे फैट होता है, फैट होते हैं, फैट की जो सेल्स हैं वो होती हैं, फैट होता है। और यहीं पे जो जो इसके अंदर जो इंटरनल, यानी कि जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, जो रेक्टम से होते हुए आती हैं, वो एनस में आकर के ब्रॉड हो जाती हैं अप टू द, जो लाइन होती है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो यह जो है, ये पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे कि ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जो यहाँ पे आकर के ब्रॉड हो जाती हैं, और यहाँ पे एनस में इंटरनल इंस्फिंक्टर बनाती हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक आती हैं, ये व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ये व्हाइट लाइन है हिल्टन का। ठीक है, दिस इज हिल्टन लाइन, हिल्टन लाइन भी बोला जाता है, या पूरा नाम है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो यह इंटरनल इंस्फिंक्टर, ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर है, इंटरनल इंस्फिंक्टर।
और ये कहाँ से बनता है? तो यह जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल हैं, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती हैं, ये यही जा करके बनाती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर म्यूकस की एक लाइनिंग होती है, यह जो है ये म्यूकोसा होती है। सबसे अंदर पूरे जीआईटी में म्यूकोसा की ही लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग होती है ये, ठीक है। तो यह म्यूकस की लाइनिंग होती है जो कि व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक होती है। उसके बाद स्किन शुरू हो जाता है, ठीक है। सब क्यूटेनियस टिश्यू इनको कहे जाते हैं, ये जो फैट की सेल्स हैं यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होते हैं। और यहाँ पे यहीं पे एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर भी होता है, ये जैसे एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, ठीक है। तो ये इंटरनल हो गया और यह एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है। ये हम लोग इस डायग्राम को हम लोग पिछली 2-3 लेक्चर से बना रहे हैं, तो आप इस डायग्राम से अब तक फेमिलियर हो गए होंगे, क्योंकि इस डायग्राम की हम लोग कई बार बातें करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें इन शब्दों का यूज होगा, इंटरनल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, ये शब्द डायरेक्टली कई बार यूज हुए हैं। तो वहां पे समझ में आना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है, ये रेक्टम और ये एनस, ठीक है। फिर ये बात आती है कि यहाँ पे जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं कि देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन अकर्स नियर रेक्टम और एनस, तो यहाँ पे या तो एब्सेस यहाँ कहीं बन जाएंगे, एब्सेस यहाँ कहीं बन जाएंगे एनस में, ठीक है। एनस के बगल में ये जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है वहां बन जाते हैं, तो या तो यहाँ पे ये जो म्यूकोसा है इसके नीचे बन जाते हैं, सब म्यूकोसा के नीचे यहाँ पे एब्सेस बन जाते हैं, इसे सब म्यूकोसा के एब्सेस कहे जाते हैं, या सब म्यूकोसल एब्सेस। अभी हम लोग टाइप की जब बात करेंगे तो वहाँ ये नाम हम लोग फिर से लिखेंगे कि कितने टाइप के एब्सेस होते हैं। तो यह इसको सिंपली हम लोग पेरीएनल एब्सेस बोलते हैं। ये दो नाम हम लोग पहले ही लिख लिए, पेरीएनल, बाकी और 2 टाइप होते हैं, अभी उनकी भी हम लोग बात कर रहे हैं। पेरीएनल ये टाइप है, ठीक है। तो फिर बात ये आती है कि नॉर्मली जो एब्सेस होते हैं, जब हम लोग जनरल सर्जरी के टॉपिक की बात करेंगे, जो स्किन पे जो फोड़ा फुंसी बनता है उसमें जो वजह होती है, जो काज होता है, वो स्टेफाइलोकोकिन नाम का बैक्टीरिया होता है मेनली। लेकिन ये एब्सेस वहां से डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे स्टेफाइलोकोकिन सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म नहीं इन्वॉल्व होता है। तो फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे एब्सेस बनाता है, फोड़ा फुंसी बनाता है? तो यहाँ पे काज लिखेंगे, काज, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, क्योंकि जनरली और बाकी के एब्सेस से, फोड़ा फुंसी से ये अलग होता है। तो आंतों में एक बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जिसे ई कोलाई बोला जाता है। ई कोलाई, ई कोलाई ही वो बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एनोरेक्टल एब्सेस के लिए और रिकरेंट यूटीआई के लिए, क्योंकि जस्ट इसके बगल में यूरिनरी ट्रैक होता है। तो फीमेल्स में जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं उनमें इकोलाई का ही रोल होता है। लेकिन हम लोग अभी यूटीआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एब्सेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ऑर्गेनिज्म। बाकी और भी ऑर्गेनिज्म है, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस या बॉर्डोनेला, ये कम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कम होते हैं कभी कभी वह भी, क्योंकि यहाँ पे यह स्किन ही है, ये स्किन ही होती है। और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो हम लोग बात किए थे कि एनस के 3 पार्ट हैं,
अपर, मिडिल और लोअर, तो लोअर पार्ट स्किन ही होती है 8 मिलीमीटर। तो वहां पे स्टेफाइलोकोकस के ही इन्फेक्शन होते हैं कि जैसे अगर किसी को यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, फोड़ा फुंसी बन रहा है, तो ये इकोलाई की वजह से नहीं होते हैं मोस्टली, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है। क्योंकि ये हम कैसे जानेंगे, तो जब आप पेशेंट को आप देखेंगे तो ये साइट आपको पता चलेगी और साइट के बेस पे ही ये पता लगाया जाता है, नहीं तो आप बैक्टीरिया का कल्चर कराएंगे। तो पहला काज ये है। दूसरा दूसरा काज ये है कि जिन लोगों में डायबिटीज होता है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। लो इम्यूनिटी की वजह से उनका इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता है बैक्टीरिया से, तो उन लोगों में भी इस इन्फेक्शन को होने के चांसेस रहते हैं। हर बार हो जाएगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी लो है तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। और अगली बात ये है कि ये जो एब्सेस होते हैं, ये अगर ये बात किया जाए कि किसमें मेल में ज़्यादा बनते हैं कि फीमेल में, तो मोस्ट कॉमनली ये मेल में बनते हैं। मोस्ट कॉमनली अकर्स अकर्स इन मेल। ये जो एब्सेस बनते हैं, जो फोड़े फुंसी, ये मेल में ज़्यादा बनते हैं कंपेरेटिवली, यानी कि फीमेल में कम बनते हैं, मेल में ज़्यादा बनते हैं जो एनोरेक्टल एब्सेस हैं। ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी, तो पैथोजेनेसिस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पैथोजेनेसिस कि कैसे फोड़ा बन जाता है, कैसे फोड़ा यहाँ बन जाता है, कैसे इकोलाई यहाँ आ जाता है। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस तो एनोरेक्टल एब्सेस बनने के लिए एक थियरी दी गई है, और वो थियरी का नाम भी पूछा जाता है कि ये थियरी किस लिए दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे, क्रिप्टो क्रिप्टो ग्लैंडुलर क्रिप्टो ग्लैंडुलर थियरी। ये थियरी दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे एब्सेस बनते हैं। किसने दिया है? बाई बाई सर, जैसे इनको रिस्पेक्ट दिया गया है, सर अलान, एलन नहीं है, अलान है, सर अलान पार्क। सर अलान पार्क इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने इस थियरी को दिया है, और नाम भी बहुत सटीक दिया गया है, क्रिप्टो ग्लैंडुलर थियरी। हम लोग अब इसको समझने जा रहे हैं कि क्या होता है इसमें। तो इस थियरी पे जाने से पहले थोड़ी पुरानी बातें हम लोग क्या किए थे कि जैसे ये जो है, ये एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, और एनल कैनाल का ये सबसे आखिरी वाला हिस्सा है। ठीक है, थर्ड पार्ट। और यहाँ तक ये जैसे रेक्टम है, इसके ऊपर ये रेक्टम है, और उसके बाद ये जो है एनल कैनाल है, एनल कैनाल। तो एनल कैनाल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट अपर पार्ट, अपर पार्ट अपर पार्ट ये है, ये अपर पार्ट है, और ये मिडिल पार्ट है यहाँ तक, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक, और फिर ये लोअर पार्ट है। UML का मतलब ये अपर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट। अभी पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग ये बात किए थे कि अपर पार्ट में कुछ खांच पाई जाती है, क्रिप्ट पाए जाते हैं, कुछ गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये गड्ढे होते हैं, ये गड्ढे होते हैं जिसे कॉलम ऑफ
मॉर्गिगनी कहा जाता है। ठीक है, ये कॉलम ऑफ मॉर्गिगनी गड्ढे होते हैं। तो जब इनको मिला दिया जाता है तो इनको एनल साइनस बोला जाता है। ये जो ब्लू कलर से हम लोग बना रहे हैं ये एनल साइनस है। तो ये क्या है, ये क्रिप्ट है। क्रिप्ट का मतलब गड्ढे हैं, या इनको बोला जाता है कि एक कॉलम है, कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी, कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी, कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। और ये जो हिस्सा है ये एनल साइनस कहलाता है, एनल साइनस। पुरानी बात अभी चल रही है, अभी तो हम लोग आज की बात अभी इस थियरी पे अभी हम लोग आए ही नहीं। और यहीं पे कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें बोला जाता है कि ये जो है ये एनल ग्लैंड है, एनल ग्लैंड है, एनल ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, एक एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर भी हम लोग बना ले रहे हैं। ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है, ये जो है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है, ये जो है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, इंस्फिंक्टर। और इसके ऊपर यहीं पे इंटरनल इंस्फिंक्टर भी बनाएंगे। ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर है, जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो यहाँ पे ब्रॉड होकर के यहाँ तक आती हैं, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक। और ये इंटरनल इंस्फिंक्टर होता है, इंटरनल इंस्फिंक्टर है ये, इंस्फिंक्टर। तो होता ये है कि जैसे फीकल मैटर आगे बढ़ रहा होता है, फीकल मैटर जो स्टूल है वो आगे बढ़ रहा है, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है वो, जो जैसे कूड़ा कचरा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये रेक्टम तक आ गया और फिर अब जैसे इवैक्यूएट होने वाला है। तो जब इवैक्यूएट हो रहा होता है तो ये गड्ढे हैं। ठीक है, ये गड्ढे हैं। और इन जब गड्ढों से पास होता है, जो क्रिप्ट हैं, जो क्रिप्ट है, इन क्रिप्ट से जब जो फीकल मैटर पास हो रहा होता है तो यहाँ पे कुछ लग जाता है, कुछ रुक सा जाता है, कुछ रुक सा जाता है। सब में होता है लेकिन सब में इन्फेक्शन नहीं होता, सब में एब्सेस नहीं बनते क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो जब यहाँ पे फीकल मैटर रुकता है तो यह है क्या, एनल ग्लैंड है। और कहाँ है, क्रिप्ट में। तो इसीलिए थियरी का नाम क्या है, क्रिप्ट, क्रिप्टो। यानी कि क्रिप्ट में जो ग्लैंड है, क्रिप्टो ग्लैंडुलर, इसीलिए नाम दिया गया है कि जो क्रिप्टो, क्रिप्ट में जो ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो जो फीकल मैटर यहाँ रुकता है, तो फीकल मैटर रुका तो उसके साथ साथ उसी में इकोलाई भी है, इकोलाई भी प्रेजेंट है, इकोलाई भी प्रेजेंट है। और जब इकोलाई प्रेजेंट है तो यहाँ से अब बैक्टीरिया के अगेंस्ट यहाँ पे ज्यादा दिनों तक जब रुका रहता है या ज्यादा देर तक रुका रहेगा, अगर इवैक्यूएट हो गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रुका रह गया तो फिर इम्यून रिस्पांस होगा और इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ाई चलती है। अब बात ऐसे, इसको 3D डायग्राम सोचिए, ये हम लोग 2D देख रहे हैं। अब ये जो पाथवे है, ये जो कैनाल है, ये एक रास्ता होता है, यह एक रास्ता कैनाल है। और इसके चारों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये टिश्यू है, ये चारों तरफ से, चारों तरफ से टिश्यू है, बीच में रास्ता है, एनल कैनाल। ठीक है, तो ये बगल में या इसके आगे या पीछे या किसी तरफ ये इन्फेक्शन धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिप्ट, ये जो क्रिप्ट हैं, ये सारी क्रिप्ट इन्वॉल्व होने लगती हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि किनारे वाली क्रिप्ट में जल्दी इन्फेक्शन होता है। और किनारे वाली क्रिप्ट, ये जो स्फिंक्टर है इसके पास में है, तो यहाँ पे धीरे धीरे धीरे, यहाँ पे धीरे धीरे धीरे
पस बनने लगता है और पस कलेक्ट होने लगता है, और जब पस कलेक्ट होगा तो उसी को एब्सेस बोला गया है। तो पहली बात कि इस थियरी में क्या बताया गया है, तो इस थियरी में ये बताया गया है इंटर, ये जो दोनों एब्सेस हैं, दोनों इंस्फिंक्टर हैं, इसीलिए शब्द यूज किया गया है कि दिस थियरी एक्सप्लेन इंटर इंस्फिंक्टरिक, ये इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग लिख रहे हैं, इंटर इंस्फिंक्टरिक एब्सेस फॉर्मेशन को ये थियरी बताती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए। ये थियरी क्या बताती है, किसने दिया है? ये तो हो गई कि ये थियरी क्या बताती है। अब इस पे हम लोग आ रहे हैं कि कैसे हुआ इन्फेक्शन। तो व्हेन fecal matter when fecal matter passes with crypt, ठीक है, then some part remain are left behind in crypt, यानी कि क्रिप्ट में कुछ फंस जाता है, एंड क्रिप्ट में फंस गया तो इकोलाई जो है, इकोलाई प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फीकल मैटर, और इस वजह से इम्यून रिस्पांस होता है, और इम्यून रिस्पांस में लड़ाई लड़ी जाती है, इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ता है, और इसकी वजह से जो पस फॉर्मेशन होता है, पस फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, एक और डायग्राम बनाएंगे। यहाँ की जो ग्लैंड है, इसको हम लोग ऐसे किनारे से देख रहे हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये रास्ता है यहाँ वाला, और ग्लैंड है, ये ग्लैंड को हम लोग बड़ा करके दिख रहे हैं ताकि एक ग्लैंड को बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कई ग्लैंड होती हैं, ठीक है, ये ग्लैंड, और ये ग्लैंड की ओपनिंग है, ये जो रास्ता है, ओपनिंग इनटू एनल कैनाल। यह एनल कैनाल में ओपनिंग है, और जो बैक्टीरिया है वो इसी ग्लैंड में घुस जाते हैं, ठीक है, और एक ग्लैंड किनारे होती है इधर, इसलिए यहाँ पे एब्सेस बनते हैं। ठीक है, कि आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे क्रिप्ट यहाँ था तो एब्सेस यहाँ कैसे बन गया, तो ऐसे बन जाता है कि ये ग्लैंड किनारे होती है। तो यहाँ पे यही बात हम लोग लिखने जा रहे हैं कि जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड प्रेजेंट एट यहाँ पे एनल साइनस पे इन्वॉल्व या इन्हीं में इन्फ्लामेशन होने लगता है, इन्फ्लामेशन अकर्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज बैक्टीरिया एंटर्स थ्रू ग्लैंड, जो ग्लैंड है इनकी जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग के थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं, तो इससे पस बनता है, ठीक है, इसी को एब्सेस कहा जाता है। इस वजह से देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस बनते हैं, पस बनते हैं। और एक बात जो इस थियरी में कही गई है, ठीक है, इस थियरी पे हम लोग एक और बात, इस थियरी में ये कहा गया है कि जब भी पस बनेगा, कहीं पर भी पस बनेगा, हालांकि इसमें यहाँ की बात की गई है, तो पस
का जो सिक्रीशन होगा या जो डिस्चार्ज होगा वह उस रास्ते से जाएगा जहां पे उसको सबसे कम रुकावट होगी। ये इस थियरी में कहा गया है कि जो डिस्चार्ज ऑफ पस है, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे। ये इस थियरी में कहा गया है कि डिस्चार्ज ऑफ पस, जो पस है, जो मवाद है, follows the path of less resistance, यानी कि जिस रास्ते में पस को कम रुकावटें आएंगी उस रास्ते से पस बनता है। एब्सेस को ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही यही रीजन है फिस्टुला बनने का। ठीक है, यही पस, मान लीजिए कि यहाँ फोड़ा बना, अब यहाँ से रास्ता बनने लगा पस बहने का, पस बहते बहते इधर आ गया, रास्ता बना लिया, यही फिस्टुला बन जाता है। तो फिस्टुला का सबसे कॉमन कारण है एब्सेस। फिस्टुला अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिस्टुला का हम लोग इस समय रूट देख रहे हैं, जड़ देख रहे हैं कि कैसे फिस्टुला बनता है। तो फिस्टुला एब्सेस की वजह से बनता है। और एब्सेस कैसे बनता है? इकोलाई की वजह से बनता है मोस्ट कॉमनली, या इम्यूनिटी वीक है। तो ये इस थियरी में कहा गया है, क्रिप्टोग्लैंडुलर थियरी में, कि जो यहाँ पे क्रिप्ट पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, इस थियरी में यही कहा गया है कि जो क्रिप्ट पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनके ओपनिंग के थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर जाता है और इसमें इन्फ्लामेशन होता है, और पस बनने के बाद से जो सबसे लेस रेजिस्टेंट वाला जो रास्ता है उस रास्ते से पस का फ्लो होता है। एंड दिस थियरी एक्सप्लेन इंटर इंस्फिंक्टरिक एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगली बात ये हो गई बात कि कैसे यहाँ पे एब्सेस बनते हैं। एब्सेस फोड़ा यहाँ कैसे बनता है। फिर अगली बात ये है कि टाइप्स कहाँ कहाँ बन सकता है एब्सेस। टाइप की हम लोग बात करने चल रहे हैं। टाइप ये भी पूछा जाता है। टाइप टाइप में जैसे मान लीजिए कि ये रेक्टम है और ये एनस है और ये जो है स्किन है, यहाँ से स्किन है। ठीक है, और ये जो है ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये जो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो यहाँ पे ठीक हो जाती है और यही इंटरनल स्फिंक्टर बनाती है एनस में। एनस में ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। और इसके ऊपर जैसे म्यूकस की जो लेयर है वो होती है। म्यूकस म्यूकस की लेयर यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ करके बनाएंगे क्योंकि वहाँ अभी एब्सेस दिखाना है हम लोगों को। तो ये म्यूकस की लेयर है जो व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक आती है। ये सब व्हाइट लाइन यहीं तक आती है, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक यहीं तक आती है। ये जो बॉर्डर है म्यूकोसा वहां तक होती है। ठीक है, तो पहला टाइप का जो एब्सेस बनता है वो ये जो एनल कैनाल है इसके किनारे यहाँ बनता है। यहाँ यहाँ बनता है और ये सबसे कॉमन टाइप का है। इसको बोला जाता है पेरी एनल टाइप। पेरी एनल पहला टाइप है। पहला टाइप फर्स्ट टाइप इज पेरी। पेरी का मतलब चारों तरफ, एनल एनस के चारों तरफ, ये 3D डायग्राम है। ठीक है, पेरी एनल एब्सेस। पेरी एनल एब्सेस। और दूसरा यहाँ बन जाता है। यहाँ ये जो म्यूकोसा की जो लाइनिंग है इसके नीचे बन जाता है। ठीक है, इसके नीचे तो जो म्यूकोसा है ये उठ जाती है, ये ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है।
तो इसको बोला जाता है कि ये सब म्यूकस टाइप का है, सब म्यूकस एब्सेस, सब म्यूकस एब्सेस, एब्सेस। अब यहाँ पे हम लोग बात किए थे, एक मसल्स होती है लिवोटर एनाई, एक मसल्स है, ये मसल है लिवोटर एनाई, ये जो है लिवोटर एनाई मसल है। और यहाँ पे एक एब्सेस इसके नीचे कई बार बनते हैं और कभी कभी इसके ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसको नीचे ये जो बनता है इसको बोला जाता है इस्चियो, क्योंकि यहाँ तक इस्चियम जो बोन है वो आ जाती है, तो इसीलिए उसी के नाम पे है इस्चियो, इस्चियो, इस्चियो रेक्टल एब्सेस, इस्चियो रेक्टल एब्सेस। और इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर है वो आ जाता है, तो इसको बुलाता है कि प्यूबोरेक्टल, प्यूबोरेक्टल एब्सेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का है और इसको सेकंड नंबर डालेंगे क्योंकि ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा यही बनता है। और ये जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन। और लीस्ट कॉमन नहीं लिखा गया है, ये सबसे कम बनता है कि ये सबसे कम बनता है, ठीक है। तो हम लोग भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग की बुक्स में लिखा ही नहीं गया है। तो ये लिखा गया कि ये सबसे ज्यादा है, वो सबसे सेकंड नंबर पे है। तो ये टाइप्स की बात हो गई। फिर क्लिनिकल फीचर, पेशेंट को क्या परेशानी होती है। तो पहली परेशानी इसमें ये होता है कि लोग बताएंगे कि दर्द होता है, फोड़ा बना है तो उसमें दर्द होगा ही, दर्द होगा ही। और लोग आपको बताएंगे, कई बार लोग बताएंगे कि यार साहब फोड़ा हो गया है, फोड़ा हो गया है। और ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि फोड़ा ही हुआ है, एब्सेस ही, कि हेमराइड्स बन रहे हैं। जैसे आपने पेशेंट को कहा कि ठीक है लेट जाइए, लेट जाइए, जांच करेंगे, ये एनल ओपनिंग है, ये एनल ओपनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेस बना हुआ है, एब्सेस एकदम स्वेलिंग दिख रही है, सूजन दिख रहा है, स्वेलिंग। तो लोग बताएंगे कि यार साहब देखिएगा ये सूजन, स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग हो गई है और बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। पेन होता है, वो भी थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है, थ्रोबिंग, थ्रोबिंग टाइप का पेन होगा। और इन्फ्लामेशन है तो इस वजह से पेशेंट में फीवर भी हो जाता है, फीवर, पायरेक्सिया, ठीक है। और इसमें जो इलाज है, ट्रीटमेंट, वो सर्जिकल है कि इंजेक्शन से, अक्सर सर्जरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये जो एब्सेस बना हुआ है इसको इंजेक्शन से इसको पस को ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ड्रेन कर लिया जाता है, पस को सिरिंज से खींच लिया जाता है। और उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं एलोपैथी में, एंटीबायोटिक्स। और हम लोग के यहाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो जो एब्सेस बनाने वाली जो मेडिसिन हैं एब्सेस फार्मेशन के लिए, जैसे मर्कसाल, अर्निका, हिपरसल, गन पाउडर, ठीक है, या स्टेफाइलोकोकिन, तो ये सब दवाओं को आप यूज कर सकते हैं, या आर्सेनिक एल्बम, ठीक है। तो ये इसका इलाज होता है, एनोरेक्टल एब्सेस। इसके बाद अगला टॉपिक,
अगली बात, अगला टॉपिक है फिस्चुला। फिस्चुला इन एनो, एनो का मतलब एनस में, ठीक है। कैलकेरिया फास और साइलिसिया में ये शब्द यूज किया गया है। फिस्चुला इन एनो अल्टरनेटिंग विथ चेस्ट सिम्टम एंड फिस्चुला इन एनो अल्टरनेट्स विथ चेस्ट सिम्टम, ठीक है। ये दो दवाओं में ये शब्द यूज किया गया है मैट्रिया मेडिका में, लेकिन हम लोग सर्जरी की बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पे। तो फिस्चुला वो भी एनस पर, एनो का मतलब एनस पे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि ये होता क्या है, फिस्चुला क्या होता है। तो फिस्चुला इज कम्युनिकेशन, it is communication between, fistula in ano is communication between rectum, rectal and anal, anal sphincter, sphincter with external स्किन, या इसी को बोला जाता है पेरी एनल स्किन, पेरी एनल स्किन। ये होता क्या है, ये डिफिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि ये रेक्टम है और फिर यहाँ से ये एनस है और यहाँ तक व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है और इसके बाद यहाँ से स्किन है, ये जो है स्किन है और यहाँ पे स्किन पर हेयर्स भी होते हैं, हेयर्स, ठीक है। तो ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, रेक्टम, और ये जो है एनस है, एनस, और ये दोनों के बीच का जंक्शन है एनोरेक्टल जंक्शन, एनोरेक्टल जंक्शन। तो इसमें होता ये है कि जो यहाँ पे स्फिंक्टर्स बनते हैं, इन स्फिंक्टर बिटवीन रेक्टम और एनस, यही शब्द हम लोग लिखे हैं कि ये रेक्टम और एनस के बीच में जो स्फिंक्टर हैं वो जुड़ जाते हैं, यहाँ से कम्युनिकेशन बन जाता है और बाहर की स्किन से जुड़ जाते हैं। यहाँ से एक रास्ता बनता है और बाहर ये यहाँ पे खुलते हैं, यहाँ पे खुलते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे अंदर अंदर सुरंग बन गया, अंदर अंदर रास्ता बन जाता है, सुरंग बन गया। इससे परेशानी ये होगी कि यहाँ जो कुछ भी है, जो कुछ कुछ का मतलब फीकल मैटर ही है, और फीकल मैटर के लिए एक रास्ता बन गया, तो ये अंदर अंदर कई बार इधर आकर के लग जाता है। तो पेशेंट की कई बार कंप्लेन रहेगी कि डॉक्टर साहब सुबह या कभी भी जब देखते हैं ना, तो कुछ जैसे फीकल मैटर यहाँ पे अंडरगारमेंट्स पे लगा रहता है और ये पार्ट हमेशा गीला गीला सा रहता है, गीला गीला सा रहता है। ज्यादातर कंप्लेन यही रहेगी कि गीला गीला सा रहता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ से जो जो वाटर है वो आ जाता है। हालांकि कई बार अगर सॉफ्ट स्टूल है तो स्टूल भी आ जाता है, तो स्टूल के लिए एक रास्ता बन गया। इधर तो स्फिंक्टर है, ये बंद करके रखते हैं इस रास्ते को, लेकिन एक रास्ता बन गया, फिस्चुला बन गया। इससे जो फीकल मैटर है वो इधर आ जाता है, तो यहाँ पे लगा रहेगा। अंडरगारमेंट्स पे पेशेंट को लगेगा कि बदबू कर रहा है, पीला पीला से सब हो गया है डॉक्टर साहब, यही परेशानी हो जाती है। कई बार लोग अलग परेशानी बताएंगे, अभी हम लोग क्लिनिकल फीचर में बात करेंगे। तो इसी को बोला जाता है फिस्चुला, फिस्चुला। तो फिस्चुला क्या होता है, ये कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक रास्ता यह है
एक रास्ता यह है, ये ये अपना कुछ भी लेकर के जा रहा है, और बगल का एक रास्ता यह है, बगल का एक रास्ता यह है। ठीक है, ये अपना कुछ और लेकर के जा रहा है। पता चला कि दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। तो ये जो दोनों जुड़ गए, दोनों को जोड़ने के लिए रास्ता बन गया, ये फिस्चुला बन जाता है। ये फिस्चुला यहीं भर नहीं बनता है, कई बार जैसे ट्रैकिया है, ट्रैकिया जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और ये जैसे ये फेरिंग्स है। अब इसके आगे जैसे यहाँ पे तो ट्रैकिया है जो लंग्स में जा रही है, और इसके ठीक पीछे ईसोफेगस है। यहाँ पे ये ईसोफेगस है जो स्टमक को जा रहा है, फूड लेकर के जा रहा है। ये जैसे ये स्टमक, ये ईसोफेगस है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्चुला बन जाता है। ठीक है, तो जो फूड है जो खाए हैं वो इधर आता है, जो जो फूड खाए हैं, पानी पिए हैं, वो इधर आ रहा है। ठीक है, और एयर है वो इधर जा रही है। तो इसको बोला जाता है ट्रैकियो ट्रैकियो ईसोफेजियल ईसोफेजियल फिस्चुला फिस्चुला। तो फिस्चुला का मतलब अंडरग्राउंड रास्ता बन गया है, सुरंग बन गया है, जो कम्युनिकेशन दोनों को जोड़ दिया है, फिस्चुला। ठीक है, तो ये होता है फिस्चुला। फिर अगली बात हम लोग ये करने जा रहे हैं कि क्या वजह होता है कि फिस्चुला बनते हैं। फिस्चुला फिस्चुला के लिए जो काज हैं, काज, तो ये हैं एनोरेक्टल एब्सेस, एनोरेक्टल एब्सेस, एब्सेस। ये मोस्ट कॉमन काज होता है कि किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में फिस्चुला बन जाता है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे ये तो रेक्टम है, और ये एनल कैनाल, और यहाँ से जैसे स्किन है। तो पता चला कि मान लीजिए कि यहाँ पे एब्सेस बना है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फिस्चुला की बात करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एब्सेस बन गया है, और यह जो एब्सेस होता है ये बाहर आकर के यहाँ पे खुलने लगा, यहाँ पे खुल गया। ठीक है, इधर भी जुड़ गया, इधर बढ़ते बढ़ते इधर भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये रास्ता बन गया। ये जो है एब्सेस था, पहले पहले यह एब्सेस था, फोड़ा था। अब अब फिस्चुला बन गया, कनेक्शन बना दिया फिस्चुला। अब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन बन गया। ठीक है, ये पहले एब्सेस बना था यहाँ पे, अब ये बढ़ते 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 इधर की तरफ स्किन पे खुल गया, इधर खुल गया। ठीक है, तो ये अब यहाँ से रास्ता बन गया, यहाँ से ये ऐसे कोई भी चीज बाहर निकल जाती है, फीकल मैटर। ठीक है, तो जनरली देखा गया है, ज्यादातर ये देखा गया है कि जो इंटरनल, अंदर की तरफ एक ही ओपनिंग होती है, लेकिन बाहर की तरफ कई ओपनिंग हो सकती हैं, एक से ज्यादा ओपनिंग हो सकती हैं। ठीक है, इस बात को भी हम लोग लिखेंगे कि इंटरनल इंटरनल ओपनिंग जो होती है, इंटरनल ओपनिंग इज वन, बट जो बाहर की तरफ ये जो खुल रहा है स्किन पे, एक्सटर्नल ओपनिंग एक्सटर्नल ओपनिंग में बी मल्टीपल, में बी मल्टीपल। तो इसमें यह होगा कि लोग बताएंगे कि यार साहब देखिएगा, बहुत कई छोटे छोटे जो है ये हम लोग एक ही कलर में बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे यह होगा कि अंदर से तो एक ही है, लेकिन बाहर की तरफ आकर के कई रास्ते खुले हैं, कई रास्ते खुल गए हैं। ठीक है, कई, ये ऐसे हैं, ये इंटरनल ओपनिंग एक ही है, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जो कई है।
तो ये इंटरनल, ये जो है इंटरनल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग, और ये जो है एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, सर्जरी है केवल। होम्योपैथी दवाओं से पूरी तरह से ठीक होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू बनवाए जाते हैं फिस्चुला का। तो पहला जो काज है, पहला कारण वो हो गया मोस्ट कॉमन काज, ये हो गया एनोरेक्टल एब्सेस। दूसरा जो काज है वो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ये बात हम लोग जानते हैं कि इंडिया में ये बहुत कॉमन डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। इसको बैरोमीटर बोला जाता है कि हम लोग दबे हुए हैं इसके बोझ के तले। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया, और पहले लंग्स में हुआ, फिर वहां से यहाँ पहुंच गया। ये जैसे टीबी का बैक्टीरिया है, ये रेक्टम है और ये एनस है। तो टीबी की बैक्टीरिया की खास बात यहाँ पे ये होती है कि जो लड़ाई होती है इसमें लंबी चलती है, ये मरता नहीं है जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर माइकोलिक एसिड की लेयर होती है। ठीक है, ये माइकोलिक एसिड की लेयर होती है, और इसमें इसके शैलवाल में लाइपो अर्बिनो मन्नान एंड अर्बिनो गलेक्टान ये प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका डीएनए होता है। ये बहुत रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरकल बैसिलाई। ये हम लोग आजकल इसी की बात कर रहे हैं मेडिसिन में। तो कई बार टीबी यहाँ काज करता है और ये लड़ाई लंबी चलती है। तो इस लड़ाई में यह देखा गया है कि जैसे यहाँ पे फिस्चुला बन गया, इधर भी बन गया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब ये पूरा रास्ता ही बन गया, पूरा रास्ता ही बन गया। और इसमें जो खास बात होती है, लोग बताएंगे कि वाटरी डिस्चार्ज होता है। डॉक्टर साहब, पानी के जैसा कुछ डिस्चार्ज होता रहता है, और हमेशा ये वेट रहता है, हमेशा गीला गीला सा रहता है, इसमें पस नहीं आता है। ये खास बात होती है। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज, और ये कांस्टेंट होता है लगातार। लोग बताएंगे कि सुबह सुबह निकलते हैं काम पे, सुबह तो कोई दिक्कत नहीं होती है, शाम को आते हैं डॉक्टर साहब तो जो अंडर गारमेंट्स है ये गीला हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, और इसमें विदाउट पस नहीं बनता इसमें, ट्यूबरकुलर वाला जो होता है पस विदाउट पस। यह एक और बीमारी होती है क्रॉन्स डिजीज, जो इस साल पूछा भी गया था, स्ट्रिंग साइन क्रॉन्स डिजीज, जिसका कैरेक्टरिस्टिक ही है कि डीप फिस्टुला बनते हैं। क्रॉन्स डिजीज मेडिसिन में पढ़ना है हम लोगों को। और रेक्टल कार्सिनोमा, जो इसी सर्जरी में पढ़ना है, रेक्टल कार्सिनोमा, कैंसर बन जाते हैं कई बार, मैलिग्नेंसी। तो उन कंडीशंस में मैलिग्नेंसी, ठीक है, तो इन कंडीशंस में भी ये फिस्टुला बनते हैं। अगली बात, टाइप्स की हम लोग बात करने चल रहे हैं। टाइप्स टाइप्स कितने तरह के फिस्टुला बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ फिस्टुला, टाइप्स ऑफ फिस्टुला। यहाँ पर भी एक नाम याद रखना है, वही नाम है सर अलांस पार्क। तो यहाँ पे बस पार्क लिखा गया है, पार्क, पार्क्स क्लासिफिकेशन, पार्क्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला इन एनो। तो ये क्वेश्चन है कि पार्क्स का क्लासिफिकेशन किस चीज के लिए है। इसके पहले
क्रिप्टोग्लैंडुलर थियरी है, तो वो थियरी एब्सेस के लिए है, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो फिस्टुला के क्लासिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो पहले नाम याद रखेंगे, 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप है। 4 टाइप में पहला टाइप स्पेस लेकर के लिखेंगे, अभी हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे। पहला टाइप है इंट्रा इंट्रा स्फिंक्टरिक, इंट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। दूसरा है ट्रांस ट्रांस स्फिंक्टरिक स्फिंक्टरिक फिस्टुला फिस्टुला ट्रांस स्फिंक्टरिक। सुप्रा सुप्रा स्फिंक्टरिक सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला। और एक्स्ट्रा, लास्ट वाला है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला फिस्टुला। नाम याद रखेंगे, ITS ITS E, I for intra-sphincteric, T for trans-sphincteric, S for supra-sphincteric, E for extra-sphincteric। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा स्फिंक्टरिक में क्या होता है, ये होता है कि जैसे ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, और यहाँ तक व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन है, फिर यहाँ से स्किन है, लोअर पार्ट है, और यहाँ पे जो ये जो मसल्स है, ये इंटरनल इंस्फिंक्टर, ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर। और यहाँ से ये जो है ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, यही डायग्राम सब में बनाना है, तो सब में यही डायग्राम बनाएंगे। ये जैसे रेक्टम, और रेक्टम के बाद यहाँ तक एनस, फिर उसके बाद ये लोअर पार्ट है, और यहाँ पे ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर है। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर है, इंटरनल इंस्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर। तीसरा, यही डायग्राम चारों में है, ये जो है ये रेक्टम और ये एनस, फिर यहाँ से ये जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये इंटरनल इंस्फिंक्टर, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक इंटरनल इंस्फिंक्टर, और फिर ये जो है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। फिर यहाँ पे ये जो है ये लोअर पार्ट है, और यहाँ तक ये जो है इंटरनल इंस्फिंक्टर, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक, व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन तक ये इंटरनल इंस्फिंक्टर, और फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, चारों में डायग्राम एक ही, डायग्राम एक ही।
अब समझते हैं हम लोग, जो रास्ता बनता है वो कहाँ बनता है। रास्ता है इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक। इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक का मतलब यहाँ से शुरू होता है और इसके बीच से यहाँ आकर के खुल जाता है। ये पहला टाइप इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक जो फिस्चुला है, यह जो है फिस्चुला है, फिस्चुला। और यह इंटरनल इंस्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल इंस्फिंक्टर। और ये जो है एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है। और इसमें नाम है ट्रांस। ट्रांस का मतलब आर पार। तो आर पार का मतलब यहां से शुरू होता है और इसको पार करते हुए यहां पे जाता है, ये आर पार है, ट्रांस। ठीक है। ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक, ये जो है इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक, वो ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक। और ये है सुप्रा। सुप्रा का मतलब होता है ऊपर से। तो इसमें जो रास्ता बनता है, जो फिस्टुला बनता है, वो ऐसे बनता है कि यहाँ से जाएगा लेकिन इसको पार नहीं करता है, इसके ऊपर से होकर के यहाँ आकर के स्किन पे खुलता है। ये स्किन है, ये जो है स्किन है, स्किन पे खुलता है। तो ये जो है तीसरा टाइप सुप्रा, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक है, सुप्रा स्फिंक्ट्रिक। एक्स्ट्रा वाले में इंस्फिंक्टर से कोई मतलब ही नहीं है। स्फिंक्टर से एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, तो इंस्फिंक्टर के बाहर से जाकर के खुलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ चला गया, स्फिंक्टर के बाहर से। ठीक है। यह फिस्चुला है, फिस्चुला, ये फिस्चुला। और इसमें यह फिस्चुला है, फिस्चुला। ठीक है। इसमें इसमें ये बात लिखेंगे कि जो फिस्चुला है, फिस्चुला ओपन इन बिटवीन, बिटवीन बोथ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। यहाँ पे पेनेट्रेट, पेनेट्रेट, फिस्चुला पेनेट्रेट करता है, फिस्चुला पेनेट्रेट्स, पेनेट्रेट्स एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। यहाँ पे फिस्चुला, फिस्चुला पासेस अबव, अबव एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर, इंस्फिंक्टर इसके ऊपर से जाता है। और यहाँ पे आउटसाइड द, आउटसाइड द इंस्फिंक्टर, इंस्फिंक्टर के बाहर से जाता है फिस्चुला। इसमें सबसे कॉमन पहला टाइप का है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन टाइप ये, दिस इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन टाइप का है इंट्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिस्चुला। ठीक है। तो ये पार्क क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखेंगे। अगली बात, अगली बात है क्लिनिकल फीचर।
क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में जो मेन क्लिनिकल फीचर होता है वो ये होता है कि लोग आपसे बताएंगे कि डॉक्टर साहब जैसे ये एनल कैनाल है और ये रेक्टम है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगातार वाटरी डिस्चार्ज होता रहेगा। लोग बताएंगे कि हमेशा जो रेक्टम है डॉक्टर साहब, जब बैठते हैं जो बटक रीजन है वो हमेशा भीगा रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट वाटरी डिस्चार्ज, कांस्टेंट वाटरी डिस्चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से ऑलवेज ऑलवेज वेट अराउंड बटक। ठीक है, यही परेशानी होती है, मेन यही परेशानी होती है। और अगर बहुत क्रॉनिक हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो कई बार इसमें से पस भी ड्रेन होता है, पस भी ड्रेन, या सम टाइम अगर स्टूल है, बहुत वाटरी स्टूल है, पानी के जैसा स्टूल आ रहा है, तो स्टूल भी ड्रेन होगा, स्टूल भी ड्रेन होता है। तो इसमें लोग बताएंगे कि महकता है, ऑफेंसिव, कि डॉक्टर साहब इसमें महक बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसमें एक बात बताया गया है कि ये कैसे जानेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे पेशेंट का, तो कैसे जानेंगे कि ये फिस्टुला कम सीरियस है या ज़्यादा सीरियस वाला है, या क्या इसकी प्रोग्नोसिस है। ठीक है, तो इसी में एक बात बताई गई है और ये बात इम्पॉर्टेंट है। ये बात बताई गई है बाय गुडसॉल, तो इसीलिए कहा जाता है गुडसॉल, गुडसॉल्स रूल, ये रूल है, गुडसॉल्स रूल। गुडसॉल्स रूल ये है कि जैसे जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये पेशेंट है कोई, तो ये जैसे खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े हैं, ये जो है पेशेंट जो है ये खड़े हैं, खड़े हैं, और ये जो है जैसे बगल से ये दूसरा पैर है, पेशेंट खड़े हैं। आपने पेशेंट को कहा कि ये आगे का हिस्सा है, ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर, और ये जो है ये पीछे का हिस्सा है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पार्ट है। आपने पेशेंट से कहा कि लेट जाइए, जांच करना है। ठीक है, पेशेंट लेट गए, पेशेंट जो है लेट गए। ठीक है, पेशेंट लेट गए, तो जब पेशेंट लेट गए तो यह एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ये है, और ये नीचे पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, और एनल ओपनिंग को हम लोग बड़ा बनाएंगे ताकि यहीं पे फिस्टुला हम लोग को दिखाना है। ये एनल ओपनिंग है, एनल ओपनिंग है। ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे मिड में होता है, ये एनल ओपनिंग। ठीक है, एनल ओपनिंग हम लोग बड़ा बनाए हैं ताकि इसमें कुछ बातें हम लोगों को दिखानी है। एनल ओपनिंग, गुडसाल रूल हम लोग देख रहे हैं, और ये जैसे मसल्स हैं, मसल्स हैं जो इसको क्लोज रखती हैं। तो गुडसाल ने ये बताया कि एक इमेजिनरी लाइन खींचिए बीच में, बीच में एक इमेजिनरी लाइन, इसको मिड लाइन बोला जाता है, मिड लाइन। गुडसाल ने ये कहा कि ये मिड लाइन है, इमेजिनरी, ये होता नहीं है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और अगर अगर फिस्टुला की ओपनिंग ऊपर एंटीरियर पार्ट में है, एंटीरियर पार्ट में ओपन हो रहा है फिस्टुला,
तो ये मान के चलिए कि वो स्ट्रेट फिस्टुला है, वो सीधा सीधा फिस्टुला है। जैसे यहाँ पे 10 ओ क्लॉक, जैसे घड़ी में 10 जहाँ बजता है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ पे ये ओपनिंग है। तो गुडसाल ने ये बताया कि अगर 10 ओ क्लॉक पोजिशन में एंटीरियर ओपन हो रहा है कोई फिस्टुला, ये 10 ओ क्लॉक है, जैसे घड़ी में जहां 10 बजते हैं, तो इसकी साइज 3 सेंटीमीटर से कम होगी और स्ट्रेट होगा। ये बताया गया, गुडसाल ने ये बताया। तो अगर चाहे इस पोजीशन में हो, चाहे जहां पे घड़ी में 11 बजता है, 11 ओ क्लॉक वाले पोजीशन में हो, ये 11 ओ क्लॉक है, तो चाहे 11 ओ क्लॉक में हो, चाहे 1 बजे वाला जहां घड़ी में 1 बजता है, ठीक है, ये 1 ओ क्लॉक है, 1 ओ क्लॉक। तो गुडसाल ने क्या बताया, ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया होगा, ये समझने के लिए हम लोग बनाए थे ताकि इंटीरियर पोस्टीरियर में कंफ्यूजन ना हो। तो गुडसाल ने ये बताया, पहली बात कि इफ फिस्टुला फिस्टुला की ओपनिंग जो हो रही है, ओपनिंग एट एंटीरियर साइड में हो रही है, तो जो फिस्टुला होगा वो लेस देन 3 सेंटीमीटर साइज का होगा और वह स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा सीधा होगा, स्ट्रेट फिस्टुला होगा, स्ट्रेट फिस्टुला होगा। लेकिन अगर यही पोस्टीरियर साइड में हो, पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर में जैसे यहाँ पे मिड लाइन के बिल्कुल बीचों बीच जहाँ पे 6 बजता है, 6 ओ क्लॉक, घड़ी में 6 ओ क्लॉक पोजिशन, तो ये जो फिस्टुला होते हैं ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि ये जुड़े होते हैं एक कर्व कर्व जैसे मोड़ है कोई, ये जुड़े रहते हैं, और ये सब आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, इधर भी। तो जो अगर पीछे की तरफ अगर फिस्टुला ओपन हो रहा है पोस्टीरियर, तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर इंटीरियर ओपन हो रहा है तो स्ट्रेट है, लेकिन अगर पीछे ओपन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक क्लिनिक पे आप डायग्नोस करेंगे। तो इफ पोस्टीरियर ओपनिंग है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ ओपन हो रहा है, ओपनिंग, और पीछे मोस्टली मिड लाइन में ओपन होते हैं, मिड लाइन ओपनिंग होती है, तो गुडसाल ने ये बताया कि स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये कर्वीलिनियर होते हैं, ये कर्वीलिनियर है, बिल्कुल कर्व जैसे रास्ता है, ठीक है। तो ये कर्वी कर्व कर्वीलिनियर पाथ होगा, कर्वीलिनियर पाथ होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है, क्यों 3 सेंटीमीटर ही लिया गया, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये 3 सेंटीमीटर तक होता है। अब सोचिए, अब एक बात गुडसाल ने बताई कि लोगों ने कहा कि ठीक है, एंटीरियर साइड में अगर फिस्टुला ओपन हो रहा है तो वो सीधा होगा, एक तरह से सिंपल फिस्टुला है, और अगर ये पीछे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये जैसे लार्ज है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, लार्ज यानी कि कर्वीलिनियर इसका पाथवे है। और अगर ये 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस पे है एनल ओपनिंग से, तो अब लोगों ने ये कहा कि मान लीजिए कि एंटीरियर ही खुल रहा है, लेकिन इसकी साइज जांच कराई गई, फिस्टुलोग्राफी कराई जाती है, तो जांच कराई गई और पाया गया कि इसकी साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से कुछ भी ज्यादा है, तो ये जा करके इसी में मिल जाता है, ठीक है, ये जा करके इसी में मिल जाएगा, ये मिल जाता है इसी में। तो ये बात गुडसाल की तभी तक वैलिड है कि एंटीरियर ओपन होने वाले फिस्टुला सिंपल होते हैं जब तक कि उनकी साइज 3 सेंटीमीटर से कम है। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा इनकी साइज है तो फिर वो सिंपल नहीं होते, वो इसी में मिल गए हैं तो और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन क्या है
कि इफ एंटीरियर ओपनिंग, कि एंटीरियर ओपन हो रहे हैं, ठीक है, विथ साइज, जो साइज है फिस्टुला की मोर देन 3 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा साइज है तो ये जाकर के इसी में मिल जाते हैं, ठीक है। देन इट combines with posterior fistula, ठीक है। ये गुडसाल ने बताया। 3 बात। पहली बात क्या, ये जो मिड लाइन के ऊपर एंटीरियर अगर ओपन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन है और सीधा सा सिंपल फिस्टुला है, लेकिन अगर ये पीछे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये सिंपल नहीं है और ये कर्विलिनियर पाथ को फॉलो करता है। और अगर आगे की तरफ ही ओपन हो रहा है लेकिन इसकी जो डेप्थ है ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये भी इसी में मिल गया है, ठीक है। और अगर दोनों प्रेजेंट है, आगे भी है एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो हमेशा पोस्टीरियर वाला रूल फॉलो करके यानी कि उसको कॉम्प्लेक्स ही मानेंगे। अगर दोनों प्रेजेंट है तो है ही, दोनों प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स वाला ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी लिख लेंगे कि इफ बोथ का मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों प्रेजेंट हैं, देन अप्लाई रूल फॉर पोस्टीरियर, यानी कि इसको कॉम्प्लेक्स ही मानेंगे, सिंपल नहीं मानेंगे। ये नाम याद रखेंगे, गुडसाल रूल। तो गुडसाल ने किस चीज के लिए बारे में बताया है, तो उन्होंने फिस्टुला के ये जो ओपनिंग्स हैं इसके बेस पे आप क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रोग्नोसिस क्या होगी या आप इलाज के लिए क्या सोचेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। ये बताया गया है, गुडसाल ने बताया है, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर और एग्जामिनेशन की बात हो गई। ये बात आप क्लिनिक पे पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। अगली बात, यह है कि इसमें जांच क्या कराएंगे। क्लिनिकल फीचर हो गया है इन्वेस्टिगेशन, तो ये एक्सरे में कुछ नहीं आता है, एक्सरे में कुछ पता नहीं चलता है, तो इसके लिए जो जांच होती है एमआरआई, फॉर, आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आपको देखना है, एमआरआई फॉर फिस्टुलोग्राफी, ठीक है। क्योंकि वो लोग, अगर आपने एमआरआई लिख दिया तो फिर वो लोग पूछेंगे कि यार साहब क्या देखना है इसमें, तो आप लिख देंगे पूरा कि हमको फिस्टुला देखना है। एक और बात कि दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये बात, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फिस्टुला, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फिस्टुला इज एमआरआई फॉर फिस्टुलोग्राफी, या इसका सीटी स्कैन कराया जाता है, ठीक है। फिस्टुलोग्राफी सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन होता है ये, ठीक है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड ये एमआरआई है। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एलोपैथी में सर्जिकल है, ठीक है। एलोपैथी में इसका इलाज सर्जरी है, सर्जिकल होता है, और वो भी एक जगह के एब्सेस को बंद करेंगे तो हो सकता है कि कहीं और एब्सेस बन जाए, यानी कि कुल मिला के पेशेंट को इन्फेक्शन से बचना है, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। कई बार आप देखेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि आप एग्जामिन कर रहे हैं तो आपको पता चला कि पेशेंट जो है ओबीज हैं या ऐसे हैं कि जो फीकल मैटर है उसको सही से वॉश नहीं कर पाते, ठीक है। आपको यहाँ पे टैक्स दिखेगा कि यहाँ पे स्टूल एकदम
फंसा हुआ है, सूख गया है, तो पहले पेशेंट को जांच करने से पहले आप भेजते हैं कि जाइए पहले साफ सफाई करके आइए, स्टूल आप सही से नहीं वॉश कर पा रहे हैं तो इसलिए इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप देखेंगे ओबीज पेशेंट में। ओबीज पेशेंट में भी दिखता है। ओबीज का मतलब कि जैसे हैंड वहां तक रीचेबल नहीं है, या दूसरा ओल्ड पेशेंट में। ओल्ड पेशेंट में आपको कई बार देखने को मिलेगा कि फिस्टुला बन गया है, लेकिन फिस्टुला के पीछे वजह क्या है? ये वजह ये है कि स्टूल को सही से वो क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बात आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि साफ सफाई का ध्यान रखा करिए। और दूसरी चीज, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसी दवाई देंगे जो ग्रेनुलेशन कराए। ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन टिश्यू बनवाने की जरूरत है। वहां पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनवाने की जरूरत है, तो सबसे बढ़िया जो दवाई है जो ग्रेनुलेशन करवाती है वो कैलेंडुला है। कैलेंडुला और माइक्रोबियोसाइड्स। ठीक है, माइक्रोबियोसाइड्स के लिए आयोडीन मदर टिंचर माइक्रोब्स को मारती है। माइक्रोबियोसाइड आयोडीन, आयोडीनम की बात हम लोग कर रहे हैं। इसी आयोडीन से एलोपैथी में बीटाडीन बनाया जाता है। हम लोग क्या आयोडीन का मदर टिंचर, और या फिर आप थूजा यूज कर सकते हैं। थूजा ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है। ये बातें हम लोग बोरिक मेटेरिया मेडिकल से लिख रहे हैं। और इसके साथ जो सही इलाज है वो ये है कि पेशेंट को टोटलिटी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर जैसे इंटरनल हीलिंग, तो ये आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं इन टिंचर फॉर्म, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ही परमानेंट इलाज है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी डायनेमिक पोटेंटाइज मेडिसिन। ठीक है, तो ये फिस्टुला की बात है, और अगली क्लास में हम लोग फिशर्स की बात करेंगे। तो आज यहीं तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।